नमस्ते दोस्तों, ज्ञान गुण सागर में आपका स्वागत है। तो चलिए बात करते हैं आज के द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस दोनों का एनालिसिस देखते हैं, ठीक है। और इसमें एग्जाम पर्सपेक्टिव से क्या इंपॉर्टेंट आ सकता है, ठीक है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं स्टार्टिंग आर्टिकल से। देखिए कहाँ पे एक्सेप्ट आधार एज आइडेंटिटी प्रूफ, इसके बारे में थोड़ा जानेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से क्या बोला है, उस बारे में देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, इंडिया चाइना द डेट फॉर द बॉर्डर सेटलमेंट, ठीक है। इंडिया चाइना का बॉर्डर सेटलमेंट देखेंगे। हालांकि हमने पहले भी आर्टिकल्स में इंडिया चाइना का बॉर्डर सेटलमेंट डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन अभी अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय पे कैसा था उस पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, जो अपना भी नेपाल में प्रोटेस्ट चल रहा है, ये नेपाल का जो प्रोटेस्ट चल रहा है, इसमें थोड़ा देखेंगे कि क्यों प्रोटेस्ट चल रहा है नेपाल में, ठीक है, देखेंगे। ब्रिक्स के बारे में जानेंगे, एस जयशंकर साहब ने क्या बोला उसके बारे में थोड़ा डिटेल करेंगे, ठीक है। 2 स्टेप फॉरवर्ड इन मणिपुर, इसके बारे में बात करेंगे। बांग्लादेश टू सेंड हिल्सा के बारे में बात करेंगे, ठीक है, हिल्सा। इंडियन फिल्म एक्सपर्ट चाइना कन्वॉय, इसके बारे में बात करेंगे। ये वही अपना नेपाल वाला, ठीक है, उसके बारे में बात करेंगे। सेंट्रल पैनल गिव्स नॉट टू एक्सेस इंपैक्ट ऑफ रॉक फॉस्फेट माइन, इसके बारे में बात करेंगे। यहाँ पे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के बारे में बात करेंगे, जो कि अपने इंडिया का एक क्रिटिकल एंडेंजर्ड बर्ड है, ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे। एक्सेप्ट आधार सेम एज, लेकिन ये अपना द हिंदू वाला है और ये है द इंडियन एक्सप्रेस वाला, ठीक है। हालांकि दोनों में कुछ फर्क नहीं, बस हिमाचल डिक्लेयर्ड फुल्ली लिटरेट, ठीक है, ये देखेंगे, हिमाचल फुल्ली लिटरेट हो गया। यूके और इंडिया का इंफ्रा ब्रिज रिकमेंड्स पॉलिसी है, उसके बारे में देखेंगे, यूके और इंडिया का, ठीक है। इंडिया हॉट 17 गीगावाट क्लीन एनर्जी प्रोजेक्ट, इसके बारे में बात करेंगे। इंडिया और कतर के रिलेशनशिप्स के बारे में बात करेंगे, इंडिया और कतर के रिलेशन। इंडिया और ईरान, जो ईरान और इंडिया वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड अर्लीस्ट सिविलाइजेशन ऑफ वर्ल्ड है, उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। जीएसटी 2.0 अंडरमाइन डाइटरी हेल्थ कैसे इंपैक्ट करता है, उसके बारे में बात करेंगे। रैंकिंग, जो NIRF है, नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क, उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। कुंभी कास्ट, इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। इजराइल फाइनेंस में से थोड़ा इजराइल के बारे में बात करेंगे, ठीक है, इजराइल के बारे में बात करेंगे। ट्रांसलेटर कलेक्टर भिल फॉक, जो अपना आदिवानी है, उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। ये हो गया आज का। तो देखते हैं आज में क्या क्या डिस्कस करेंगे, ठीक। फर्स्ट आर्टिकल इज ऑन द बेसिस ऑफ हिल्सा। देखिए पहला आर्टिकल है हिल्सा के ऊपर, ठीक है, हिल्सा फिश। अब देखिए हिल्सा फिश जो अपना ये है ना, बांग्लादेश, वेस्ट बंगाल, इस वाले रीजन में पाया जाता है। ये बांग्लादेश है, इसका कैपिटल है ढाका, ढाका इज द कैपिटल ऑफ बांग्लादेश, ठीक है। यहाँ पे हिल्सा इज वन ऑफ द प्रोमिनेंट फिश, ठीक है, जिसका समथिंग अराउंड 1120 या फिर समथिंग अराउंड 1200 रुपीज पर केजी, सोचिए 1200 रुपीज पर केजी हिल्सा का डिमांड है, ठीक है। यहाँ पे 1100 लिखा है, बट समथिंग अराउंड 1200 रुपए केजी, ठीक है, हिल्सा, क्योंकि मार्केट वाइज डिफर करता है। अब देखिए इसका जानने का ये क्या है, क्योंकि देखिए ये 2022 में पूछा गया यूपीएससी का क्वेश्चन है, यूपीएससी का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बर्ड, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, और आंसर तो इसमें टिक मार्क है, गोल्डन महसीर है, ठीक है, ये मेरा ही टिक मार्क किया हुआ है, मेरा ही पेपर इवैल्यूएटेड है, ये गोल्डन महसीर है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या क्वेश्चन बर्ड के ऊपर पूछा है, फिश के ऊपर पूछा है, तो मे भी हो सकता है हिल्सा के ऊपर पूछ लिया जाए कि हिल्सा का IUCN स्टेटस क्या है, IUCN स्टेटस क्या है। तो IUCN लिस्ट कंसर्न में आता है, IUCN स्टेटस लिस्ट कंसर्न में आता है। एक होता है IUCN का पैरामीटर होता है, ठीक है, उसमें जो बर्ड्स वगैरह हो गए या फिर कोई भी बर्ड्स हो गए, एनिमल्स हो गए, ठीक है, उसका IUCN स्टेटस होता है कि वो किस कैटेगरी में है, क्या वो एक्सटिंक्ट होने के कगार पे है या फिर उसकी अच्छी खासी पॉपुलेशन है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आता है, देखिए यहाँ पे डिस्कस करते हैं, सबसे ऊपर आता है लिस्ट कंसर्न, ठीक है, मतलब इसकी अच्छी खासी पॉपुलेशन है, ठीक है, लिस्ट कंसर्न। उसके बाद आता है अपना नियर थ्रेटेंड, उसके बाद अपना नियर थ्रेटेंड, ठीक है। फिर आता है वल्नरेबल, मतलब ये जाति
खत्म होने के कगार पे जा सकती है, ठीक है, वल्नरेबल। इसमें बहुत से अपने आ जाते हैं, जैसे लेपर्ड हो गया, स्नो लेपर्ड हो गया, ठीक है, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड, ये सब वल्नरेबल में आते हैं, वल्नरेबल कैटेगरी में आते हैं। फिर एंडेंजर्ड में आते हैं, एंडेंजर्ड, जो अपना टाइगर हो गया, ये एंडेंजर्ड में है। हालांकि इंडिया के पास 70% ऑफ द वर्ल्ड का टाइगर है, 70% ऑफ द वर्ल्ड का जितने भी टाइगर है इंडिया में, लेकिन फिर भी एंडेंजर्ड कैटेगरी में है। लायन भी इसी में है, ठीक है। इसके बाद आता है क्रिटिकल एंडेंजर्ड, ठीक है। तो ये जो है अभी हिल्सा, ये लिस्ट कंसर्न में, अच्छा इसकी अच्छी खासी आबादी है। ये है गोल्डन महसीर, महसीर फिश है ये, ठीक है, गोल्डन महसीर। एक और आता है ब्लू महसीर, ब्लू महसीर भी आता है, ठीक है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये स्पून बिल, इंडियन नाइट जार, व्हाइट बीस, ठीक है, ये सब बर्ड्स है। नेक्स्ट, आधार एक्सेप्ट आइडेंटिटी प्रूफ, एक्सेप्ट आधार, ओके नो प्रॉब्लम। आधार, देखो कोर्ट अभी बोल रहा है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को, जो सुप्रीम कोर्ट है, बोल रहा है कि आधार को ऐसा, ये जो 11th है ना डॉक्यूमेंट्स, इसमें जो अभी SIR कैलकुलेट हो रहा है बिहार में, ठीक है, उसके ऊपर कुछ 11 डॉक्यूमेंट्स है जिसके बेसिस पे पता कि हाँ आप यहाँ के हो सकते हो। इसमें आ गया अपना कौन कौन सा आ गया, यहाँ पे लिखा हुआ नहीं, फिर भी आपका पासपोर्ट आ गया, पासपोर्ट आ गया, ठीक है, पासपोर्ट आ गया, बर्थ सर्टिफिकेट आ गया, बर्थ सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट, रेशन कार्ड आ गया, ठीक है। तो ऐसे करके टोटल ये हाई लेवल है, तो बोलते हैं कि उसमें आधार कार्ड को भी जोड़ लो, ठीक है। ये सुप्रीम कोर्ट बोला है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का। अब इसमें कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती है कि आधार कार्ड जो है ना, रेफ्यूजीज भी कभी कभी फॉल्टी से बना लेते हैं। जो आधार कार्ड है वो जो रेफ्यूजीज आते हैं वो लोग भी बना लेते हैं, क्योंकि आधार कार्ड बनने में उतना कुछ लगता नहीं है। आपका पहचान, कोई भी नॉर्मल पहचान पत्र आ गया, आपका आधार कार्ड बन जाए। तो फिर भी ये कंसर्न जता रहे हैं कि आधार कार्ड को हम नहीं ले सकते, आधार कार्ड, बट वही बोल रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है कि आप ले लो। अब देखिए ये मुद्दा नहीं है, मुद्दा ऐसा है कि क्वेश्चन कैसा पूछा जा सकता है। आधार कार्ड पे क्वेश्चन देखिए एक बार पूछा गया है, आधार कार्ड कैन बी, अगर ये दिख नहीं रहा होगा तो मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे आधार कार्ड कैन बी यूज्ड एज अ प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप और डोमाइल, नॉट, ये गलत है, ठीक है। हालांकि आंसर पहले से बताया हुआ है, लेकिन ये क्वेश्चन है, मैं बता रहा हूँ, ये मेरा इवैल्यूएटेड किया हुआ पेपर है। वंस इशूड आधार नंबर कैनॉट बी डीएक्टिवेटेड और ओमिटेड बाय द इशूइंग अथॉरिटी, ये भी गलत है, ठीक है। तो स्टेटमेंट करेक्ट, स्टेटमेंट करेक्ट कोई भी नहीं, इसमें से दोनों रॉन्ग है, ठीक है, इसका दोनों आंसर रॉन्ग है, तो ये है इसका आंसर, नाइदर वन बोथ आंसर आर रॉन्ग। तो यहाँ जानना है कि कैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, समझे, ये इसको देने का मकसद है। नेक्स्ट, इश्यू कुंबी कास्ट सर्टिफिकेट बिफोर सितंबर 17। अब देखिए कुंबी जो है, कुंबी एक ओबीसी कैटेगरी आता है, ठीक है, ओबीसी कैटेगरी आता है, बैकवर्ड क्लास है। कहाँ पे अपना स्पेसिफिकली एमपी और छत्तीसगढ़ में, ठीक है, एमपी और छत्तीसगढ़ में। तो महाराष्ट्र में प्रोटेस्ट चला है कि जो मराठा है, मराठाओं को भी ओबीसी मिलना चाहिए। अब इनको डायरेक्ट ओबीसी नहीं दिया जा रहा है, ठीक है, कुछ कानून में प्रावधान है, ठीक है, उसमें जैसे ओबीसी को 27% रिजर्वेशन है, तो हम मराठा को सेपरेट नहीं दे सकते। तो मराठा को बोला कि ठीक है, अगर सेपरेट ओबीसी नहीं दे रहे हो रिजर्वेशन, तो इनको ओबीसी सर्टिफिकेट दो, ओबीसी में कुंबी सर्टिफिकेट दे दो इनको, ठीक है। अब कुंबी महाराष्ट्र में कम है ज्यादातर एमपी और छत्तीसगढ़ में। तो वही जरांग पाटिल जो है, जरांग पाटिल, उसने किया है कि इनको कुंबी सर्टिफिकेट मिलना चाहिए, जिनसे इनको ओबीसी का मान्यता प्राप्त होगी। ओबीसी जो मराठा भी ओबीसी में आएंगे फिर, ठीक है, ये बस उसी का ये है। बाकी ये वही कि कितने दिन तक ये प्रोटेस्ट वगैरह रखा, बाकी वही है, सितंबर 17 से पहले सर्टिफिकेट मिल जाना चाहिए, ऐसा बताया जा रहा है। तो यहाँ पे कुंबी कास्ट को ओबीसी, कुंबी कास्ट ओबीसी है, और कहाँ पे है, एमपी छत्तीसगढ़ में मेजर है, ठीक है, ये है। तो मराठा का बात किया जा रहा है कि इनको भी ओबीसी का रिजर्वेशन मिलना चाहिए, ठीक है, इसके बारे में बात है, मुद्दा है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं रैंकिंग।
NIRF should help improve both quality and quantity in higher education। देखिए यहाँ पे जो रैंकिंग दिया हुआ है, ठीक है, जो रैंकिंग नेशनल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क, ये बताया, यहाँ पे बताया कुछ कुछ डेटा है ना, डेटा जो रैंकिंग में काम आता है, रैंकिंग को ये पैरामीटर सेट करने के लिए जो काम है, जो डेटा कलेक्ट करते हैं, उस डेटा में थोड़ा फॉल्ट बताया गया है, ठीक है। यहाँ पे बता रहा है it can be subjective and prone to influence prejudice as it relies more on institutional reputation than its actual reputability। मतलब अगर वो कॉलेज रेप्यूटेड है तो उसको हायर रैंकिंग में डायरेक्ट डाल देते हैं, ठीक है, ये कंसर्न जताया गया है। as its account 10% टोटल में it can skew ranking, ठीक है, कुछ चेंजेस आते हैं ना, मतलब अगर स्टूडेंट ज्यादा है तो बोलते हैं कि हाँ ये फेमस कॉलेज है, ठीक है, ये बात। as with any global ranking the NIRF has its own set of flaws, मतलब इसका खुद का फ्लॉस है, खुद का एक प्रॉब्लम है इसमें, ठीक है। While it claims to rely on verification metric and third party auditing, it depends heavily on bibliometric data, self declared input institution। मतलब ये वही बताया गया है कि NIRF नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क में क्या दिक्कत है, वो जो डेटा कलेक्ट करता है उसमें क्या दिक्कत है, कि थर्ड पार्टी से करवाता है उसमें क्या दिक्कत है, ये एक्चुअली बताया। तो हालांकि ये नहीं पढ़ना है, हालांकि हमें ये पढ़ना है कि देखिए छोटे छोटे एग्जाम में ये पूछे जा सकते कि रैंकिंग 1 पे कौन है, तो इंडियन इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी बेंगलुरु का है, ठीक है, जो JNU है अपना न्यू दिल्ली है, ये मणिपाल का है, ये कर्नाटका न्यू दिल्ली, ठीक है, ये सब आ जाते हैं। और ये अपने कॉलेजेस है, कॉलेज किरोरीमल कॉलेज, हंसराज कॉलेज, मिरांडा कॉलेज, हिंदू कॉलेज, ठीक है, ये बताएगा। अब यहीं पे वही है डिसेबिलिटी डिस्पाइट सम फैक्टर 20% वेट, वही बताएगा। बाकी एग्जाम पर्सपेक्टिव के लिए इतना इंपॉर्टेंट है कि डेटा कलेक्शन में जो फ्रॉड है, हाँ ये मेंस पर्सपेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, मेंस एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है, ये है। नेक्स्ट, ईरान एंड इंडिया एंशिएंट सिविलाइजेशन न्यू होराइजन। अब देखिए इसमें इसको सिंपल समराइज करते हैं, ठीक है। देखिए इसमें बताया गया है कि इंडिया और जो जिसको पहले पर्शिया बोला जाता था, अभी ईरान बोला जाता है, जिसको पहले पर्शिया बोला जाता था, वन ऑफ द मोस्ट एंशिएंट एंड लार्जेस्ट सिविलाइजेशन ऑफ वर्ल्ड है, ठीक है, लार्जेस्ट सिविलाइजेशन ऑफ वर्ल्ड। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि अभी के टाइम पे जो वेस्टर्न वर्ल्ड है जो अपना डोमिनेंस फैला रहे हैं, ठीक है, डोमिनेंस फैला रहे हैं। अब देखिए पहले जो इंडिया और ईरान था, ठीक है, इंडिया और ईरान ये टेक्नोलॉजी के बल पे अगर हम देखें तो देखिए ईरान में भी पहले बहुत प्रचलित था, ईरान जब पर्शिया था, ठीक है, बहुत यहाँ पे साइंस एंड टेक्नोलॉजी का अच्छा ग्रोथ हुआ था, कल्चर ट्रेडिशन में बेस्ट था, वन ऑफ द बेस्ट। लेकिन जहाँ पे 6th सेंचुरी में इस्लाम का एडवेंट हुआ, इस्लाम आया यहाँ पे, क्योंकि अभी ईरान इस्लामिक नेशन बन गया है, लेकिन पहले पर्शिया माना जाता था, ठीक है। तो जब इस्लाम यहाँ पे आया तब इसका पूरा दुर्गति चालू हो गया, ये बताया जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे ये बताया है कि ये दोनों सिविलाइजेशन, हालांकि यहाँ पे ये भी बताया गया है कि इसका सिविलाइजेशन खत्म हो गया, ईरान का सिविलाइजेशन खत्म हो गया है। कैसे? ईरान में इस्लाम ने अपना ओवरटेक कर लिया, जो इसका एंशिएंट कल्चर रिलीजियन ये सब जो था उसको पूरा डिसअपियर कर दिया, मतलब ईरान का जो सिविलाइजेशन की बेस पे जो पहले पहचान था ना वो खत्म हो गया। कि देखिए पहले इंडिया ये जो अपना मेसोपोटामियन है, ठीक है, मेसोपोटामियन है सिविलाइजेशन, मेसोपोटामियन, यहाँ से इंडिया और अपना इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो पकड़ था, पहुंच था, जो ट्रेड था, ट्रेडिशन और कल्चर का जो ये कनेक्टिविटी था वो अभी खत्म हो चुका है, क्योंकि यहाँ पे इस्लाम ने ओवरटेक जब से कर लिया तब से। अब यहाँ वही बताया कि देखिए ईरान और इंडिया इसमें पहले भी दुश्मनों का आक्रमण हुआ है, ठीक है, और अगर ये आक्रमण में हारे भी हैं तो अपने ट्रेडिशन, अपने कल्चर के बलबूते पे ये फिर से उभर के खड़े हुए। लेकिन अब जब वेस्टर्न फोर्स का, देखिए ये पैलेस्टाइन इशू ये सब में इनका अलग अलग है, ठीक है, अलग अलग बताया जा रहा है कि अब देखिए अब जो है ईरान और इंडिया का अलग अलग पर्सपेक्टिव। इंडिया ने अपना जो सिविलाइजेशन उसको कैरी किया, इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो मान्यता थे, परंपराएं थे, उसको कंटिन्यू किया है, लेकिन ईरान डिसअपियर हो चुका है। ईरान और इराक में जो मेसोपोटामिया था ये डिसअपियर हो चुका है, ठीक है। यहाँ पे आपको एक याद होगा, यहाँ पे जो मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन था, यहाँ पे एक रिवर है, ठीक है, यहाँ पे एक रिवर है, टिग्रे और यूफ्रेट्स, टिग्रे
टिग्रे और यूफ्रेट्स, ठीक है, ये रिवर है यहाँ पे। तो यहीं पे मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन था। अब ये डिसअपियर हो चुका है क्योंकि इस्लाम ने यहाँ पे ओवरटेक कर लिया। बस अब यहाँ पे देखिए, विद द सिविलाइजेशन विजडम स्ट्रेटेजिक इंडिपेंडेंस एंड कंस्ट्रक्टिव पार्टनरशिप तेहरान न्यू दिल्ली कैन गिव चेंज टू न्यू वर्ल्ड। यहाँ पे ये बोला है कि जो इनका जो ईरान का और इंडिया का जो कि पुराना सिविलाइजेशन थे उसके बेस पे ये पूरी दुनिया को पुनः जागरूक कर सकते हैं। क्योंकि पर्शिया जो है अभी भी अगर इनका अगर कुछ बचा हुआ है, हालांकि डिसअपियर हो चुका है ऑलमोस्ट इस्लाम के आने के बाद, लेकिन अगर कुछ बचा हुआ है पर्शियन कल्चर जो स्टार्टिंग में था, पर्शियन कल्चर अगर कुछ बचा हुआ है, ठीक है, तो ये फिर से इंडिया और ईरान दोनों मिलके पूरे वर्ल्ड को अगेन फिर से ग्लोरीफाई कर सकते हैं, ये बताया गया है। एट द हार्ट ऑफ दिस ऑर्डर स्ट्रगल पैलेस्टीन, यहाँ पे देखिए अब अलग अलग कंसर्न जताया जा रहा है। अब ये पूरा इस्लामिस्ट हो चुका है ईरान, तो ये ईरान के, तो ये पैलेस्टीन के प्रति, ये है अपना पैलेस्टीन, ठीक है, यहाँ के प्रति अपना पूरा ये देता है। और ये हमारे यहाँ पे ये हाउदीस है, ठीक है, हाउदीस इनका मतलब मोस्ट इस्लामाइजेशन में ये इनका चला गया है पूरा। बस यहाँ पे वही बताया। ऑफ कोर्स इंडिपेंडेंस हैज कम प्राइस फॉर डिकेड्स, ईरान हैज एंडरिंग इकोनॉमिक टेररिज्म। इकोनॉमिक टेररिज्म मतलब इस्लामिस्ट में टेररिज्म जो फैला है, ठीक है, cognitive warfare, relentless external interference, yet it has never yielded. India too has faced injustice, pressure and hostile nation, but neither nation has sacrificed identity, independence to ambition of dominant power. ठीक है, इनका अभी भी जो कल्चर पहचान है पर्शिया के नाम से अभी भी है, भले इसका कल्चर पूरा डिसअपियर हो चुका है, इंडिया ने कैरी किया है, इंडिया कैरी करके लेके आया है अपना इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो परंपराएं थे उसको कैरी करके लेके आया है, ये यहाँ पे बताया है। In the West Asia, US and its allies have consistently sought to prevent emergence of indigenous regional security by supporting the Zionist regime, fueling the instability. Palestine, Lebanon, Iraq, Syria, Yemen, Iran. Iran has a region oldest civilization, has firmly opposed such intervention, stands firmly against threatening terrorism, territorial integrity, sovereign country. यहाँ पे वही बताया कि जो वेस्ट नेशन यूएस वगैरह हो गए वो इंडिया या फिर जो ईरान है इस पे अपने टेरिटोरियल के लिए जो ये कहता है कि हम तुम्हारे ये करेंगे, हम तुम्हें डेमोक्रेटिक करने में मदद करेंगे, हम तुम्हें सिविलाइज करने में मदद करेंगे। अरे दिस आर द वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन व्हेन यू हैव नो एग्जिस्टेंस, when US and the European countries do not have existence even, then these countries, these nations are flourishing. These nations are flourishing at that point of time. Understood? So this has been mentioned here. Today we stand as a turning point in history, the world changing emerging power and ancient civilization redeeming their roles, Iran, India through civilization, wisdom, strategic independence, constructive partnership. So it's mentioned in this editorial that Iran and India has been one of the greatest civilization of world, and they have the power and capacity to rebuild the entire wisdom of world. They can shape the entire world through their wisdom. Got it? These have been mentioned here. Okay, so next, GST 2.0 could undermine dietary health. Could undermine dietary health. यहाँ पे ये बताया गया है कि GST 2.0, अभी मुझे GST 2.0 समझाने की जरूरत नहीं है, मैंने ऑलरेडी बहुत बार डिस्कस कर लिया है कि 28% के स्लैब से ये 10% और ये 90%, 10% पे 40% का ये लग रहा है क्योंकि ये सिन गुड्स है, सिन गुड्स, ठीक है, जिसमें क्या आ जाता है टोबैको वगैरह आ जाता है। अब 90% जो गुड्स है इस पे लगेगा 18% का टैक्स, 18। अब इसमें क्या है, इसमें एसेंशियल गुड्स है, ठीक है, और कुछ जैसे हो गए और ये दूसरे वाले हो गए, ठीक है, जो 12% से 5% पे चले गए, ठीक है, 5% पे चले गए, ठीक है, और सारे 99% मतलब 12% का स्लैब भी खत्म हो गया, ठीक है। अब 99% का और ये भी खत्म हो गया। अब 99% जो 5% चलेगा इसमें कौन सा आ गया, अपना आटा आ गया, आटा आ गया, गेहूं आ गया, अलग अलग जो ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, अब ब्रैकेट विद सिंफुल अल्ट्रा, यहाँ पे लिखा है व्हाट इज फ्रूट, जेली, जैम्स, अलाइस मूव फ्रॉम 12 to 5%। जो फ्रूट्स है, जेली से अगर आप ये क्या हुआ प्रोसेस्ड फूड्स,
जो प्रोसेस फूड्स अगर आप ले रहे हो, क्या क्या आता है, फ्रूट आ गया, जेलीस आ गया, चॉकलेट्स आ गया, कन्फेक्शनरी, विल बी फ्रॉम 5%। अब 5% का टैक्स लगेगा उन पे, 5% का टैक्स लगेगा, तो ये सस्ता हुआ ना। अब देखिए जो पिज्जा के लिए जो ब्रेड था, ब्रेड का टैक्स पहले क्या था, पिज्जा के लिए 18% था, अब कुछ नहीं, अब 0% टैक्स है, 0%। तो कुछ ऐसे एसेंशियल डाइटरी फूड्स है जिनके ऊपर टैक्स बर्डन हटा दिया गया है। अब ये क्या करेंगे, जो डाइटरी हेल्थ के लिए अच्छा है उस पर अगर टैक्स नहीं रहेगा तो और भी अच्छी चीजें खाएंगे ना लोग, और भी अच्छी अच्छी चीजें खाएंगे, ठीक है, उससे डाइट अच्छा होगा। ये वही बोला है। नॉन कम्युनिकेबल डिसीज, इसके लिए जो सरकार ने जो अलग अलग ये थे ना, जो ये एनीमिया के लिए अलग अलग के जो ये पॉलिसीज लाते थे, ठीक है। अब उन पॉलिसीज को लाने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि मतलब लाने की जरूरत तो है, लेकिन बोल रहे उनका जो ये डिमांड है वो कम हो गया है, क्योंकि टैक्स में जो स्ट्रक्चर हुआ है। इन दिस कंटेक्स्ट इंडिया's lackluster food regulation apparatus assume greater significance without trustworthy food labeling, blanket affordability gain till demand favor unhealthy product, ठीक है। अब इसमें बताइए कि जो 40% सिन गुड्स है, ठीक, सिन और लग्जरी गुड्स है, सिन और लग्जरी गुड्स है, इनमें ज्यादा मतलब इसको कंज्यूम कम करेंगे, सिगरेट, गुटखा, टोबैको, ये सब कम कंज्यूम है, क्योंकि इनके परसेंट टैक्स ज्यादा लग गया है, ठीक है, इनके ऊपर टैक्स ज्यादा लग गया। अब इसी के ऊपर और इनके ऊपर जो कि एसेंशियल गुड्स है उनके ऊपर कम टैक्स लगा है, ये बताया जा रहा है इसमें। हेल्थ एंड प्राइसिंग पॉलिसी, if India adopts mandatory high in warning system robust threshold, GST can also be differently applied complement and non-compliant product. This will can serve as an enforcer bridge between health policy, pricing policy, product breaching any type in them। बस वही बताया, sugar, sodium, saturated fat should enjoy 5% rate even if they are staple and marketing terms. This could avoid the current mismatch between ये, बस यही सब बताया गया, ठीक है। हालांकि ये आपको दिख नहीं रहा होगा, let me try health pricing, ठीक है। GST 2.0 won't impress Indian health by itself. Instead, the country needs mandatory warning with the threshold aligned to WHO। मतलब ये भी बोल रहा है कि जो फूड पैकेट है प्रोसेस, उसमें वार्निंग भी देना चाहिए, ठीक है, वार्निंग कि इसमें शुगर ज्यादा है, इसमें शुगर ज्यादा है, इसमें ये अपना कार्बोहाइड्रेट या फैट्स ज्यादा है, ये सब भी उसमें देना पड़ेगा। हाई प्रोडक्ट शुड बी टैक्स 18 नो मोर, वाइल कंप्लेन प्रोडक्ट शुड बी टैक्स 5%, जो कि जो मैदा वगैरह हो गया, ठीक है, उनमें ज्यादा टैक्स करना चाहिए, मैदा वगैरह हो गया, क्योंकि मैदा सेहत के लिए हानिकारक होता है। और जो अच्छे हो गए जिसमें ग्लूटामेट वगैरह अच्छे खाते हो, ठीक है, उसमें कम टैक्स करना चाहिए, 5% वाला ब्रैकेट वाला, ठीक है, 5%। थर्ड रेट कट शुडंट बी डिस्काउंट इन्फेक्शन रिस्पेक्ट वाइल हाइकिंग ड्रिंक्स, ड्रिंक्स पे तो और ज्यादा करना चाहिए। फोर्थ, इफ अ प्रोडक्ट कैरीज एनी हाई इन वार्निंग इट कांट बी एडवर्टाइज टू चिल्ड्रन। अगर कोई ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें वार्निंग बहुत ज्यादा की दिस आर इंजूरियस फॉर योर हेल्थ, ठीक है, उनको एडवर्टाइजमेंट ही नहीं करना चाहिए, उनको एडवर्टाइजमेंट का परमिशन ही नहीं देना चाहिए, ठीक है, ये बताया जा रहा है इसमें। Finally, the government should direct the same tax revenue to NCD prevention, labeling, enforcing and promoting reform practice। यहाँ पे बता रहे जो कि टोबैको, गुटखा वगैरह है उनको प्रमोट नहीं करना चाहिए, ठीक है, उनके ऊपर जो एडवर्टाइजमेंट के ऊपर बैन लगाना चाहिए, ये बताया जा रहा है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट, इंडिया चाइना नीड्स टू बॉर्डर सेटलमेंट। देखिए बॉर्डर सेटलमेंट तो हमने पहले बात कर लिया, ठीक है, कि बॉर्डर सेटलमेंट में क्या बात किया हमने, कि देखिए ये वाला जो है ये कौन सा लाइन है, ये है अपना जॉनसन लाइन, ठीक है, जॉनसन लाइन, और इसी को एक है मैकडोनल्ड लाइन, मैकडोनल्ड लाइन, ठीक है। ये जॉनसन लाइन 1865 में साइन हुआ था, मैकडोनल्ड 1899 में साइन हुआ था, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, अब ये जो था इसमें चाइना ऐसा पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना एग्जिस्ट नहीं कर रहा था, ये सिर्फ चाइना था, ठीक है। लेकिन जब 1949 में माओ जेडोंग पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना एस्टेब्लिश करता है, तब से चाइना का एग्जिस्टेंस आ जाता है। तिब्बत को भी ये कैप्चर कर लेता है 1955 में, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 1865 में जो हुआ था जॉनसन लाइन, उसके हिसाब से जो अक्सर चीन वाला रीजन है ये इंडिया को बिलोंग करता है, ठीक है। जॉनसन लाइन के हिसाब से अक्सर चीन वाला रीजन इंडिया को बिलोंग करता है।
मैकडोनल्ड लाइन के हिसाब से जो अक्सर चीन वाला रीजन है ये चाइना को बिलोंग करता है, ठीक है, ये चाइना को बिलोंग करता है मैकडोनल्ड लाइन के हिसाब से। तो इंडिया इसको मानने के लिए तैयार नहीं है, इंडिया इसको मानता है, चाइना इसको नहीं मानना चाहता, चाइना इसको मानना चाहता है, ठीक है। अब ये आता है यहाँ पे है अपना मैकमोहन लाइन, ठीक है, ये है अपना मैकमोहन लाइन, ये अरुणाचल प्रदेश। तो चाइना बोलता है कि हम अरुणाचल प्रदेश में आपका प्रेजेंस कबूल करते हैं, लेकिन हमारा प्रेजेंस आपको यहाँ पे कबूल करना पड़ेगा। तो इसी चक्कर में बहुत से बाउंड्री क्लैशेस हुए हैं, ठीक है। आप ये याद रखिएगा, जॉनसन लाइन याद रखिएगा, मैकडोनल्ड लाइन और मैकमोहन लाइन। इसके बाद इंडिया में बहुत से क्लैशेस हुए, गलवान वैली क्लैश हुआ 2020 में। उस समय के बाद इंडिया और चाइना के रिलेशनशिप में बहुत बड़ा मुठ मुटाव आ गया, ठीक है। वहां पे इंडिया ने चाइनीज एप्लीकेशंस वगैरह बैन कर दिए, जो आपने देखा होगा, बहुत से जो एप्लीकेशंस थे वो, और रिलेशनशिप बंद कर दिया, डायरेक्ट फ्लाइट बंद कर दिया, वीजा फ्री एंट्री बंद कर दिया, ठीक है। अभी इसको रिज्यूम करने की बात की जा रही है कि अभी रिलेशनशिप अच्छे करते हैं, ठीक है। ये बताया, बाकी इस आर्टिकल में बताया गया है कि कैसे अटल बिहारी वाजपेयी जी जब प्राइम मिनिस्टर थे, या फिर 1979 में जब जनता पार्टी का गवर्नमेंट था, वहां पे फॉरेन मिनिस्टर थे, तब उस समय रिलेशन कैसा था। इंडिया ने जब 1998 में जब न्यूक्लियर टेस्ट किया था, उस समय रिलेशन कैसा था। चाइना को जो यूएनएससी का परमानेंट सीट मिलने के बाद उसने इंडिया के इसके ऊपर क्या रिएक्ट किया, ये सब बताया गया है, जो कि एग्जाम पर्सपेक्टिव से उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, ठीक है। वे अहेड में बाकी वही बताया कि उस समय कैसा रिलेशनशिप था। वहां पे जो अपने बालकृष्ण जी थे, ठीक है, और यहाँ पे ये भी सब मेंशन है कि वो लोग कैसा, मतलब उस समय डिप्लोमेसी चल रहा था, वो बताया गया है। ये बहुत एक्सट्रीम जाता है, तो ये सब पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आप ये याद रखिए, जॉनसन लाइन, मैकडोनल्ड लाइन और ये मैकमोहन लाइन, ठीक है, मैकमोहन लाइन। ये ताइवान है, ये जापान है, ठीक है। ये है साउथ कोरिया, सॉरी ये नॉर्थ कोरिया, ये साउथ कोरिया। यहाँ का वही किम जोंग, ठीक है, ये है। लेट्स कम टू द नेक्स्ट आर्टिकल। इजराइल फाइनेंस विजिट इंडिया, साइन बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी। अब देखिए, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट ट्रीटी साइन हुआ इंडिया और इजराइल के बीच में। इंडिया और इजराइल का रिलेशनशिप पहले से बहुत अच्छा है। इंडिया ने इजराइल को 1949 में ही इजराइल को रिकॉग्नाइज कर लिया था एज अ स्टेट, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, ये है इजराइल का मैप, ठीक है, ये पैलेस्टीन है, ये गाजा है। यहीं पे अभी रिसेंटली इजराइल ने फिर से अटैक कर दिया, बोला हम पूरे गाजा को अपने कंट्रोल में ले लेंगे, अब गाजा को भी इजराइल बना देंगे। इजराइल का ऐसा मानना है, ठीक है। ये है गोलन हाइट्स, यहाँ पे है गोलन हाइट्स, ठीक है। यूपीएससी में गोलन हाइट्स के ऊपर 2-3 बार क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। ये है अपना डेड सी, ये है सी ऑफ गैलिली। अगर ये आपको क्लियर नहीं है तो इस पे बात करते हैं। सी ऑफ गैलिली ये है, ठीक है। ये अपना मेडिटेरेनियन सी आ जाता है, ठीक है, मेडिटेरेनियन सी बोलते हैं इसको, ठीक है। अब इसका देखिए, इजिप्ट हो गया, जॉर्डन हो गया, ये सब इसके बाउंड्रीज है, लेबनान हो गया, ये बाउंड्रीज है, ठीक है। अब इसमें जो साइन हुआ डील में, देखिए न्यू मॉडल, न्यू बायलैटरल, अब इसमें पूरा डिटेल आएगा कि क्या क्या साइन हुआ है, ठीक है। इसका पूरा आउटकम आएगा थोड़ी देर, मतलब ये बैठ के जो भी ये किसी पॉइंट पे आउटकम आएगा, फिर यहाँ पे डिटेल बताया जाएगा कि किस टॉपिक पे साइन किया गया है। साइंस बायलैटरल इन्वेस्टमेंट विजिट किए हैं अभी, साइन जब करेंगे ना तो आउटकम पता चलेगा किस टॉपिक पे साइन किया है। The agreement we sign express our shared vision of innovation, secure innovation development. This is a strategic step that will open new door Israel-India investment. बस वही सब बताया गया है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट, ट्रांसलेटेड कलेक्शन ऑफ भिल folk tales to be outsold. देखिए, रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने आदिवानी नाम का एप्लीकेशन लॉन्च किया। इसमें जितने भी अपने ट्राइबल पॉपुलेशन है इंडिया में, जो ट्राइबल लैंग्वेजेस है, ठीक है, ट्राइबल लैंग्वेजेस है, उसको अब यहाँ पे
मतलब अब उसको हिंदी में ट्रांसलेट करके, मतलब आप फॉर एग्जांपल आप जा रहे हो जरावा ट्राइब से मिलने के लिए अंडमान निकोबार, अब आपको तो उनका भाषा आता नहीं, आप उनसे किस प्रकार बात कर सकते हैं, ठीक है, आप उनसे किस प्रकार बात कर सकते हैं, ये इस एप्लीकेशन में लिखा हुआ है कि वो जो बोले वो रिकॉर्ड होगा, ठीक है, यहाँ पे आएगा, फिर वो आपको हिंदी में सुनाई देगा, ठीक है। ये है जरावा, मतलब ऑल ओवर इंडिया भील हो गया, गोंड हो गया, ठीक है, अलग अलग जो ट्राइब्स है उनके ऊपर पूरा बताया कि उनका लैंग्वेज, ताकि जो कनेक्टिविटी बन सके, ठीक है, कनेक्टिविटी बन सके और अच्छे रिलेशंस बन सके, ये बात किया गया। अब इसमें और भी बात किया गया कि अलग अलग इसमें इस एप्लीकेशन में अलग अलग फीचर्स होंगे, जैसे इसमें बताया कास्ट सिस्टम के बारे में बताएंगे कि कास्ट सिस्टम जैसे अपना सनातन धर्म है, सनातन धर्म है, मनुस्मृति है, इसमें जो अभी का जो कास्ट सिस्टम के लिए बहुत से लोगों को एलिनेट कर दिया गया, मतलब समाज से बाहर निकाल दिया है कि तुम अछूत हो, तुम ये हो, ये बताया गया कि मनुस्मृति और सनातन धर्म में ऐसा कोई बात है ही नहीं, और एग्जैक्टली नहीं है। जो धर्म है जो वो कर्म के बेसिस पे ये होता है, ठीक है, आपका जो धर्म है आपके कर्म क्या है उस पर डिपेंड करता है, आप किसके यहाँ जन्म हो ये नहीं। आप एक पंडित हो, अगर आप मंत्रों का उच्चारण करते हो, भले ही आप किसी भी लोअर कास्ट जैसे बोलते अनटचेबल के अछूत के घर में भी अगर आप पैदा हुए हो, अगर आप अछूत के घर में भी पैदा हुए हो और आप मंत्र उच्चारण अच्छे से कर लेते हो, मतलब आप ब्राह्मण हो, समझे। और कोई ब्राह्मण जो कि ब्राह्मण के घर में पैदा हुआ है, उसको एक जरा सा भी ये नहीं आता, ठीक है, और कुछ काम धाम नहीं करता, वो कर्महीन है, वो सबसे बड़ा अनटचेबल है, ठीक है। ये बताया कि मनुस्मृति और सनातन धर्म में कर्म के बेसिस पे जाति डिसाइडेड है, ना कि जन्म के बेसिस पे। यही ये सब यहाँ पे बताया कि वर्ण अगेंस्ट कर्मा नॉट वन बर्थ, यही सब बताया गया, ठीक है, यहाँ पे वही सब बताया गया है, ठीक। आप इसको अगर पूरा पढ़ोगे तो यही सब बताया गया है। Caste system goes against the varna system which is based on the karma and not on the birth, ठीक है, यही सब यहाँ पे लिखा हुआ है, ये देखिए लिखा है बर्थ कर्मा नॉट ऑन बर्थ, ये सब लिखा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, इंडिया कतर लाइकली टू फाइनलाइज टर्म्स ऑफ रेफरेंस ऑफ एफटीए। अब यहाँ पे बात करते हैं कि इंडिया और कतर का रिलेशन क्या है, इंडिया और कतर का कहाँ कहाँ पे रिलेशन है, कहाँ कहाँ पे इनका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, ठीक है। अब देखिए कतर वन ऑफ द मोस्ट एडवांस्ड कंट्रीज में आता है, क्यों, ऑयल के लिए सबसे रिच माना जाता है, सबसे ज्यादा अच्छा खासा। इंडिया इससे समथिंग अराउंड 12 बिलियन जो इनका ट्रेड है, इंडिया और कतर का ट्रेड है समथिंग अराउंड 12 से 15 बिलियन तक का चलता है, 12 से 15 बिलियन। उसमें से 12 बिलियन ये इंडिया इंपोर्ट करता है, मतलब उससे खरीदता है, उसको पैसे देता है कतर को, ठीक है। मतलब क्या हुआ, अपना यहाँ पे डिफिसिट ज्यादा है, ठीक है, मतलब हमारे पैसे जाते हैं, ठीक है, ज्यादातर। और क्या खरीदता है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस खरीदता है, जो गैस रहता है अपना, सीएनजी खरीदता है, ठीक है, ये सब गैस ही खरीदता है। कौन कौन सा लिखा है यहाँ पे, सेपा कतर इंडिया, लिक्विफाइड नाइट्रोजन गैस एलएनजी, लिक्विफाइड नाइट्रोजन गैस, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस एलपीजी, केमिकल्स एंड पेट्रोकेमिकल्स, केमिकल्स एंड पेट्रोकेमिकल्स, ये इससे खरीदते हैं हम लोग, ठीक है। अब यहाँ पे वही एफटीए न्यू दिल्ली रिस्पॉन्स यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, जो ट्रंप ने 50% का टैरिफ लगाया, उसके ऊपर इनका अगर एफटीए साइन करते हैं तो ट्रेड बढ़ेगा, ट्रंप के टैरिफ का इंपैक्ट जो है वो कम होगा, ठीक है, ये बताया गया यहाँ पे। टॉक्स प्रोग्रेस एन्यूमरेट प्रोग्रेस अबाउट ट्रेड एग्रीमेंट, ठीक है, ये बताए। अब देखिए कतर का थोड़ा मैप देख लेते हैं, ये कतर है, ठीक है, ये है दोहा, कतर का कैपिटल दोहा, ये है बहरीन, ठीक है, ये जो है ना ये बहरीन है जिसका कैपिटल है मनामा, ये इसका मनामा कैपिटल आता है, किसका, बहरीन का कैपिटल, ठीक है। और ये जो है ना ये बहरीन का ही बॉर्डर है, ये वाला, ठीक है। अब देखिए ये अपना यूएई है, ये सऊदी अरेबिया है, ठीक है, और ये अपना पर्शियन गल्फ में आता है, ये देखिए ये पर्शियन गल्फ आता है, ठीक है, ये है। Now let's come to the next point. India hottech grid access 17% gigawatt clean energy project। देखिए अभी इंडिया
रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ बढ़ रहा है और हर बार मतलब ऐड कर अभी अपना समथिंग अराउंड, हालांकि अभी तक 200 टच हुआ नहीं है, 200 गीगावाट सोलर टच हुआ नहीं है, लेकिन जल्द हो जाएगा। अभी समथिंग अराउंड 170 के आसपास हो गया है, समथिंग अराउंड, मुझे एग्जैक्ट डेटा या अभी याद नहीं है, लेकिन समथिंग अराउंड 170 गीगावाट तक पहुंच गया है। अब यहाँ वही बताया है कि देखिए ये मतलब इसमें वही बताया कि 70 गीगावाट क्लीन एनर्जी प्रोजेक्ट को लेट कर दिया गया है ताकि जो कंपनी है ना वो अपडेट करने में लेट कर दिए, बस वही बताया। तो ये आर्टिकल उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है रिन्यूएबल एनर्जी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, रिन्यूएबल एनर्जी। देखिए हमारा टारगेट है 2030 तक है कि हम जो 50% ऑफ एनर्जी जनरेशन करें, ठीक है, एनर्जी जनरेशन जो 50% तक करें वो हमारा रिन्यूएबल हो, रिन्यूएबल हो, ठीक है। रिन्यूएबल मतलब इन द सेंस सोलर पे हो, सोलर पे हो, ठीक है, विंड एनर्जी पे हो, बायोफ्यूल्स पे हो, बायोफ्यूल्स पे हो, ठीक है, ये सब पे अपना एनर्जी जनरेशन हो, ठीक है, न्यूक्लियर पे हो, न्यूक्लियर पे हो। ऑल्दो न्यूक्लियर इज नॉट अ रिन्यूएबल एनर्जी, लेकिन ये उतना पोल्यूशन क्रिएट नहीं करता, क्योंकि देखिए एनर्जी जनरेशन के लिए हम कोल का इस्तेमाल करते हैं और कोयला ग्रीन हाउस गैस ये जनरेट करता है, ठीक है, तो उससे वातावरण प्रदूषित हो जाता है, लेकिन न्यूक्लियर की वजह से प्रदूषित नहीं होगा, इसीलिए इसको रिन्यूएबल कैटेगरी में रखा गया है। हालांकि रिन्यूएबल का अर्थ क्या है कि ये कभी खत्म नहीं होगा, हवा चलना कभी खत्म नहीं होगा, सूर्य की रोशनी पड़ना कभी खत्म नहीं होगा, ठीक है। तो रिन्यूएबल हाँ एक टाइम हो सकता है कि न्यूक्लियर एनर्जी जो कि यूरेनियम, देखिए न्यूक्लियर एनर्जी किससे बनता है, यूरेनियम 235 को एनरिच करने से बनता है। यूरेनियम 235 को अगर आप 20% से ज्यादा, ठीक है, 20% से ज्यादा 50% तक करोगे तो ये एटॉमिक बॉम्ब बन जाता है। ये क्या बन जाता है, बॉम्ब बन जाता है। लेकिन अगर 20% से कम 5% से लेके 20% तक करोगे तो ये एनर्जी जनरेट करता है। कौन सा एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी जनरेट करता है, ठीक है, ये आप देख सकते हैं। तो ये हमारा रिन्यूएबल एनर्जी का प्लान, ठीक है, धन्यवाद। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। A year in the without project, UK India infra bridge recommends policy changes। देखिए रिसेंट अभी एक साल पहले इंडिया और यूके ने एक डील साइन किया था, ठीक है। डील में क्या था, इंफ्रा ब्रिज रिकमेंड्स पॉलिसी। देखिए डील क्या था, यूके इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग ब्रिज, यूके इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग ब्रिज साइन किया था कब, 2024 में सितंबर, इसी महीने के जस्ट एक साल पहले। फर्स्ट एनिवर्सरी लॉन्चिंग फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट यूके कैपिटल, however a year since handful project were identified investment, they are no longer in the pipeline and have been replaced with 8 recommendation themselves। बस यहीं पे वही बताया है कि टोटल नीडेड फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की कि इनका इंफ्रास्ट्रक्चर आपने एक सुना होगा, आइडिया आ रहा है क्या, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, ऐसा कोई तो फंड है, ठीक है, यहाँ पे मेंशन नहीं है वो वाला, ठीक है, मेट इंडिया मोर कॉम्प्रिहेंसिवली कंप्लेन, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इसका मैप देखते हैं, ये है यूके, ठीक है, ये है यूके जिसने एक समय पूरी दुनिया पे राज किया था, ब्रिटिश ये इतना छोटा है, ठीक है, अपने झारखंड से भी छोटा है, ठीक है, लेकिन पूरी दुनिया पे राज किया था एक टाइम इसमें इन लोगों ने, ठीक है। यहाँ पे लंदन आ जाता है, लंदन, इसका मैप है, ये इराक है, ये इरिश है, इरिश नहीं, इसको आयरलैंड बोलते हैं, यहाँ के लोगों को इरिश बोलते हैं, आयरलैंड इसको आयरलैंड बोलते हैं, यहाँ के लोगों को इरिश बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, अब देखिए नेक्स्ट आर्टिकल में इतना ये है कि नेपाल में अभी बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हुआ है, किस बेसिस पे, एप्लीकेशन बैन करने, जो अपना फेसबुक इंस्टाग्राम ये सब जो है ना, ये वो बैन करने की वजह से ग्राफ्ट एंड गैग वाई सोशल मीडिया अपना यूट्यूब वगैरह आया था, जो नेपाल में बैन हुआ है, ठीक है। अब ये बैन होने के पीछे कारण क्या है, कारण ये है कि गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही थी, ठीक है, वहां पे बहुत सी जगह पे मिस इन्फॉर्मेशन, ऐसी फेक इन्फॉर्मेशन, पॉलिटिकल प्रोपोगंडास वगैरह प्रमोट हो रहे थे, ठीक है। तो अभी रिसेंटली
जब सरकार ने बैन कर दिया तो सब लोग यहाँ पे उतर गए। इसमें से 19 लोगों की मौत भी हो गई प्रोटेस्ट में, ठीक है, प्रोटेस्ट में 19 लोगों की मौत हो गई। जनजी प्रोटेस्ट अगेंस्ट द नेपाल सोशल मीडिया बैन करप्शन, ठीक है, यहाँ पे। हालांकि इस आर्टिकल में ये नहीं है रैली स्वेप्ट स्ट्रेट अराउंड पार्लियामेंट बिल्डिंग के आसपास यहाँ पे लोग ये रैली वगैरह लेके कि सोशल मीडिया बैन क्यों किया वगैरह इसके ऊपर। अब एक डिटेल आर्टिकल इसमें पब्लिश हुआ है, ठीक है, कि जब ये था ये तो क्या करप्शन वगैरह होते थे, ठीक है, पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा फैलाए जाते थे, इसमें ब्लैक मनी वगैरह सर ये होता था, बस वही सब इसमें बताया गया है। अब इसके ऊपर आने वाले कल या परसों में अच्छे खासे आर्टिकल पब्लिश होंगे, फिर इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, एट ब्रिक्स जयशंकर रेड फ्लैग्स लिंकिंग ऑफ ट्रेड मेजर्स टू नॉन ट्रेड मैटर्स। यहाँ पे देखिए एक्सटर्नल मिनिस्टर जयशंकर ब्रिक्स लीडर इंक्लूडिंग ब्रिक्स जो है ना अपना, ब्रिक्स कौन है, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ये ब्रिक्स है। लेकिन अभी ब्रिक्स में और भी नेशंस ऐड हुए हैं। कौन कौन से ऐड हुए हैं? इंडोनेशिया लेटेस्ट ऐड नेशन, इंडोनेशिया, इजिप्ट, इंडोनेशिया हो गया, इजिप्ट हो गया, और कौन कौन सा है इसमें? यूएई हो गया, इथोपिया, शायद इथोपिया हो गया, सऊदी अरब हो गया, ठीक है। ये सब कंट्री ऐड हुए हैं किसमें? ब्रिक्स में, ठीक है। तो यही बताया जा रहा है इन एन ऑब्लिक रेफरेंस टू यूएस एडमिनिस्ट्रेशन डिसीजन 25%, जो यूएस ने 50% का टैरिफ जो लगा दिया है उसके ऊपर वर्ल्ड में जो क्राइसिस फैल गया। क्यों? यूएस सबसे बड़ा इंपोर्टर भी है ना बहुत सी गुड्स का, ठीक है, इंडिया से सबसे ज्यादा ट्रेड होता है, इंडिया से समथिंग अराउंड वो 150 बिलियन के गुड्स इंपोर्ट करवाता है, ठीक है। इसमें जेम्स एंड ज्वेलरीज हो गए, टेक्सटाइल हो गए, ठीक है, ये सब रिफाइनरी प्रोडक्ट्स हो गए, ये सब। तो इसी के ऊपर बोला कि इसको नॉन ट्रेड मैटर्स कॉलिंग फॉर स्टेबल एंड प्रेडिक्टेबल एनवायरनमेंट फॉर ट्रेड इन्वेस्टमेंट, ठीक है, इसके ऊपर बात किया गया है। हिमाचल डिक्लेयर्ड फुल्ली लिटरेट जॉइंट्स क्लब विद द गोवा, त्रिपुरा, मिजोरम। देखिए त्रिपुरा, मिजोरम और इनको ज्वाइन हो गया ऐसा फुल्ली लिटरेट स्टेट। लिटरेसी का मतलब क्या होता है? लिटरेसी का मतलब यही होता है इंडिया के मीनिंग के हिसाब से, इफ यू कैन रीड, इफ यू कैन राइट एंड स्टडी टिल 8th स्टैंडर्ड यू आर लिटरेट। ये है अपने इंडिया का लिटरेसी रेट का पैरामीटर, ठीक है। इफ यू कैन रीड, इफ यू कैन राइट, ठीक है, एंड स्टडीड अप टिल 8th स्टैंडर्ड, आप लिटरेट हो। ये अपने इंडिया का। अब इसी में ये देखा है कि हालांकि ये आर्टिकल उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, ठीक है। यहाँ बोला कि हिमाचल प्रदेश डिक्लेयर्ड फुल्ली लिटरेट जॉइंट्स क्लब विद द गोवा, त्रिपुरा, मिजोरम। ये खाली याद रखिएगा, ठीक है। बाकी इसमें कुछ उतना इंपॉर्टेंट नहीं, यहाँ पे कुछ पॉलिटिकल का वगैरह ये सब नाम दिया हुआ है, नॉट सो मच इंपॉर्टेंट। अब देखिए यहाँ पे बात करते हैं यमुना वाटर रिसीड्स स्टिल। देखिए यमुना ने 205.33 का जो डेंजर मार्क था उसको क्रॉस करके 207.5 मतलब बाढ़ का जो सीमा था उसको भी क्रॉस कर दिया, ठीक है। और उस वजह से देखिए पूरा दिल्ली में जो रीजन है ऐसा डेंजर मार्क 2005 डे फॉर मेनी लाइफ रिलीफ कैंप हर्डल, यहाँ पे वही से बताया गया। अब देखिए इससे रिलेटेड ये देख लेते थोड़ा कि दिल्ली लॉक्स 264 केसेस हाईएस्ट इन 5 ईयर जन सितंबर पीरियड। जनवरी से सितंबर पीरियड मतलब वही है, आप रिसेंटली यहाँ से ले लीजिए जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये 4 महीना ले लीजिए, ठीक है, जनवरी तक छोड़िए। अभी जो बाढ़ वाला से जो दिल्ली इतना पॉल्यूटेड एरिया है, ठीक है, वर्ल्ड के सबसे मोस्ट पॉल्यूटेड स्टेट में से आता है, सिटीज में से आता है। इतना पॉल्यूटेड है कि वहां पे जो पीएम पार्टिकल्स है, ठीक है, पर्टिकुलर मैटर, ठीक है, पर्टिकुलेट मैटर्स जो PM 2.5 है, PM 10 है, ये सब इतने ज्यादा है। और इतने ज्यादा जो अपना यमुना नदी का नाला है इतना गंदा है, ठीक है। उसके बाद तो यहाँ पे मलेरिया क्यों नहीं फैलेगा यार? मलेरिया क्यों नहीं फैलेगा? देखिए मलेरिया का केस कितना बड़ा है, ठीक है। अब यहाँ पे मलेरिया होता कैसा है? मलेरिया जो होता है ये प्लाज्मोडियम से होता है, प्लाज्मोडियम, ठीक है, जो किससे होता है? एनोफिलस मॉस्किटो के काटने पर होता है। एनोफिलस मॉस्किटो के काटने पे होता है, ठीक है।
एनोफ्लेक्स मॉस्किटो के काटने पे होता है। अब देखिए यहाँ पे 4 टाइप के मलेरिया है, ठीक है। मलेरिया के भी 4 टाइप के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक होता है फैल्सीफेरम, वाइवैक्स, ठीक है, ओवेल एल मलेरी, ये जो है ना सबसे मोस्ट डेंजरस है। ये अगर किसी को हो गया, सबसे मोस्ट डेंजरस है ये फैल्सीफेरम। अभी इनका देखिए मलेरिया का वैक्सीन बनाना दिक्कत क्यों होता है? क्योंकि देखिए जो मलेरिया है ना ये अलग अलग बॉडी में अलग अलग प्रकार से होता है कि किसमें कौन सा हुआ है यही डिटेक्ट नहीं कर पाता है, ठीक है। इस वजह से इसका जो एंटीबॉडी है ये बनाना बहुत मुश्किल है, अभी तक बना नहीं है। हालांकि कुछ ने जैसे अपना ये हो गया मॉसिक्विरिक्स, it is said to be the first antibiotic for malaria, ठीक है। मलेरिया के लिए सबसे पहला बॉडी बनाया जा रहा है। कितने? 4 प्रकार के मलेरिया होते हैं। किससे होते हैं? एनोफ्लेक्स मॉस्किटो, जो कि एक फीमेल मॉस्किटो होती है। क्या होती है? फीमेल होती है, स्त्री होती है। स्त्री, वो स्त्री है, कुछ भी कर सकती है। मेल बंदा काटता नहीं है बेचारा, मेल मॉस्किटो ये काटता नहीं है, औरतें ही काटती हैं, ठीक है। नेक्स्ट, वेलकम इंडिया फॉर्म्स एक्सपर्ट वेरी एनवायरमेंट ऑफ आवर्स। अब देखिए इसमें बात ये करना है कि हिस्ट्री कांट भी चेंज, बट फिर देखिए इंडिया और चाइना के रिलेशन के बारे में बात करना है, ठीक है, कि इंडिया और चाइना का रिलेशन कहाँ था, कहाँ पे स्टैंड कर रहा है। अभी इंडिया और चाइना को एक साथ आने की जरूरत है, क्योंकि ट्रंप ने 50% टैरिफ लगा दिया। ट्रंप ने टैरिफ लगाया, ठीक है। तो इसमें देखिए यहाँ पे बताया कि पहले कैसे रिलेशन थे। अब देखिए 118 बिलियन का ट्रेड होता है, जिसमें 100 बिलियन का जो है 100 बिलियन का ट्रेड जो है ये अपना डेफिसिट है, ये अपना डेफिसिट है, ठीक है। 100 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट है, मतलब इतना हम खरीदते हैं और सिर्फ 18% ही हम बेच पाते हैं चाइना को। तो देख रहे कितना गैप है इसमें कितना गैप है, देख रहे हैं आप। देखिए अब यहाँ पे वही बता रहा है कि इंडिया और चाइना के रिलेशन को और अच्छा करने का जरूरत है। बॉर्डर पे जो क्लैश हुआ है उसको थोड़ा सा साइड में रखते हुए इकोनॉमिक टर्म्स में हमें जो ये है उसको बढ़ाने की जरूरत है। इंडिकेशन ऑफ द नीड फॉर द स्ट्रेंथनिंग रिलेशन बिटवीन 2 कंट्रीज, वही बताया कि अभी इंडिया को भी साथ देना चाहिए। इंडिया को साथ क्या देना चाहिए? अगर चाइना टैरिफ में ये कम कर रहा है, ठीक है, ये इंडिया के लिए, तो इंडिया को भी कम करना चाहिए, जैसे RCEP ज्वाइन करना चाहिए, ठीक है। हालांकि यहाँ पे मेंशन नहीं, बट ये वही चाहते हैं कि इंडिया RCEP ज्वाइन करे, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप ज्वाइन करे, जो भी चाइना और आसियान कंट्रीज के साथ है। इसमें कम से कम ये एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जैसा है, तो चाइना चाहता है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के जैसे साइन हो, इंडिया और चाइना का रिलेशन अच्छा रहे, अच्छा खासा। लेकिन उसमें हमारा भी तो नुकसान है इंडिया का। वो तो इतना बल्क में गुड बनाता है, हमारा चाइनीज जो इंडियन है सब चाइनीज गुड से खरीदेंगे, ठीक है। तो इंडिया का मार्केट तो डैमेज होगा ना। तो ये बोलता है कि ठीक है डैमेज मार्केट होगा, लेकिन आप उसके लिए कम ड्यूटीज वगैरह लगाना। ये इसका पूरा सारांश वही बताया कि आप कम ड्यूटीज वगैरह लगाना, तभी हमारा रिलेशन अच्छा रह पाएगा। अब इनके साथ रिलेशन अच्छा रखने के लिए हमें अपने मार्केट को डिस्टॉक करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए रिलेशन एक जगह पे है, लेकिन हमें अपने मार्केट को प्रोटेक्ट करना है। जो इंडियन मैन्युफैक्चरर्स है, जो इंडियन प्रोड्यूसर्स है, हमें उनके भी राइट्स और उनके भी इकोनॉमी का करना है, ठीक है। China, we also hope that India could provide a fair, just and non-discriminatory business environment for Chinese enterprises. ये क्या लिखा है? ये क्या लिखा है? Indian companies to promote their products and invest in China. ठीक है, we welcome more Indian companies. हम Indian companies को बुलाते हैं कि आओ, but and we also hope that Indian could provide fair, just and non-discriminatory business environment for Chinese. ये बताया है, ठीक है, कि हमारा भी कंपनी वहां जाएगा तो आप उसको अच्छे से ट्रीट करना। अब ट्रीटमेंट सही है, लेकिन अगर ट्रीटमेंट हम उनको अच्छे से करने लगे तो हम बर्बाद हो जाएंगे,
क्योंकि हमारा उनका बोलते ना 100 बिलियन का गैप है। कितना गैप है? 100 बिलियन का गैप है, 100 बिलियन का गैप है, ठीक है, ये है। नेक्स्ट, अब देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे आप सिर्फ दो चीज का ख्याल रखिए, दो चीज का, ठीक है। उसमें क्या है? आप एक बिरमनिया रॉक फॉस्फेट माइन, बिरमनिया रॉक फॉस्फेट माइन, देखिए ज्यादा इंफॉर्मेशन ओवरलोड करने से जो प्रोडक्टिविटी वो कम हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे आप ये याद रखिए, अब ग्रेट इंडियन बस्टर्ड याद रखिए। अब इसका सारांश बताता हूँ कि जो गवर्नमेंट कंपनी है उनके लिए बोला जा रहा है कि आप भी एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट आप भी कराओ, ठीक है। देखिए अभी रिसेंटली जो कंपनीज है, जो गवर्नमेंट कंपनीज है, पीएसयू से, वो अभी माइनिंग कर रही है। तो माइनिंग ऐसे जगह पे हो गया कि देखिए मतलब वो चाहते कि यहाँ पे कोल है लेकिन हमें वहाँ पे माइनिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। लेकिन उसके लिए जो एरिया आता है वो प्रोटेक्टेड एरिया आता है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का, ठीक है। तो इसके लिए बोल रहे हैं कि अगर हम वहाँ पे माइनिंग करेंगे तो क्या दिक्कत आ सकती है, ये सब ये इम्पैक्ट असेसमेंट के लिए बोलो। तो यहाँ पे आप इतना लंबा याद मत रखिए। एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट का अर्थ ये है कि अगर कहीं पे माइनिंग हो रहा है तो उस पर असेस करना कि इससे कितना लॉस हो सकता है, हमें क्या आउटकम में प्रॉफिट निकलेगा, क्या जो नुकसान है वो हमारे प्रॉफिट से ज्यादा है, यही सब है। और इसमें वही मेंशन किया हुआ है, इसलिए आपको ज्यादा डिटेल पढ़ने की जरूरत नहीं। आप सिर्फ इसको याद रखो, बिरमनिया रॉक फॉस्फेट माइन, क्योंकि अगर न्यूज़पेपर में आया तो मे भी हो सकता है किसी एग्जाम में पूछा जा सके, ठीक है। और दूसरा याद है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का, ये अपना IUCN के क्रिटिकल एंडेंजर्ड लिस्ट में आता है। सिर्फ 150 के आसपास भारत में पाए गए हैं, 150 से 2008 का है, अभी सिर्फ 100 से 120 तक पाया जा रहा है, ठीक है। अब ये मर कैसे जाते हैं, यहाँ पे लिखा है एनुअल पीरियड नॉन टिम्बर क्रॉप्स रिन्यूएबल एनर्जी ट्रांसपोर्टेशन में, ये यहाँ पे ह्यूमन न्यूट्रिशन और जो मतलब जो वायर होते हैं ना, वायर जो अपना लाइट के लिए वायर होता है ना, उससे टकरा कभी मरे, शॉक लगता है, क्योंकि ये वन ऑफ द लार्जेस्ट बर्ड है, वन ऑफ द लार्जेस्ट बर्ड है। और सबसे बड़ा बर्ड कौन सा है? ऑस्ट्रिच होता है, फिर ईमू होता है ना, उसका ये भी है, लेकिन वो लोग उड़ नहीं सकते, ऑस्ट्रिच और ईमू उड़ नहीं सकते। ये लार्जेस्ट फ्लाइंग बर्ड जो उड़ सकता है, ठीक है, ये लार्जेस्ट फ्लाइंग बर्ड है जो उड़ सकता है। कहाँ कहाँ पाया जाता है? राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका और आंध्र प्रदेश, यहाँ पाया जाता है, ठीक है। और कुछ कुछ पाकिस्तान में पाया जाता है, ठीक है। तो इसकी सुरक्षा के लिए हमने बहुत से जो है ना, इसकी सुरक्षा के लिए बहुत से ऐसे इसका निर्माण किया है जिससे इनकी सुरक्षा हो सके, ठीक है। ये 18 किलो का होता है, 18 तो इतना बड़ा होता है, सोचिए इतना बड़ा ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, इतना हाइट, ठीक है, इतना बड़ा हाइट रहता है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का। अब देखिए यहाँ पे ये आर्टिकल मैंने, ये वाला आर्टिकल जो है, ठीक है, इसके बारे में आज का डेट क्या है? 9, मैंने 7 सितंबर को इसके बारे में डिस्कस किया है, सेम टू सेम आर्टिकल है, ठीक है। 7 सितंबर को इसके बारे में पूरा डिटेल डिस्कशन किया है, आप वहां पे जाके इसको एक बार विजिट कर लीजिए, ठीक है। अभी वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, ठीक है। धन्यवाद गाइस, आज का न्यूज़पेपर एनालिसिस यहीं समाप्त होता है।